हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, अभी सिर्फ 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। सर आ रहे हैं आहिस्ता यार आहिस्ता आहिस्ता आने में फिर ये होगा, फिर बच्चे इतने इतने इनटॉलरेंट है ना यहाँ पे कि मतलब मेरा लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ होता तो बच्चे यहाँ पे कह रहे होते हैं कि सर शाह साहब का लेक्चर शुरू हो रहा है, होना है, हमने जाना है वहाँ पे। सर आज नहीं है लेक्चर सर का। मतलब इधर अभी मैंने शुरू भी नहीं किया होता। आज नेक्स्ट क्लास कोई तो बच्चों को आपसे प्यार है, इस वजह से ताज करते हैं। बस सर जी बस ठीक है, पढ़ाए इतने के बच्चे
अच्छा जी बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमने हाईजैकिंग पढ़ ली, हाईजैकिंग का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, पायरेसी का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। आज हम लोग शुरू करेंगे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। एक टॉपिक है आपका, क्योंकि हमने इससे पहले वॉर को पढ़ा है, ठीक है। हमने इससे पहले, एक मिनट, अच्छा हमने वॉर को पढ़ा, प्रिजनर ऑफ वॉर को पढ़ा, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोगों की सारी डिस्कशंस भी हो गई हुई हैं कि मतलब वॉर में क्या होता है, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाता है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वॉर को इवेड कैसे किया जा सकता है, वॉर से बचा कैसे जा सकता है, किन तरीक़ों से जो यूनाइटेड नेशंस हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोशिश करती हैं कि वार के अलावा जो है ना वो कोई पीसफुल सेटलमेंट हो जाए डिस्प्यूट्स की। आपस के जितने भी मामलात हैं उनको लड़ के या किसी छोटी मोटी झड़पें तो सारे बॉर्डर्स पे होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक फुल स्केल वॉर होती है, जैसे कि अब पाकिस्तान में आप देख लें आजकल हम लोगों का मतलब वॉर तो नहीं है, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है 1948 से हम कश्मीर को लेके हम 3-4 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया के साथ, ठीक है। तो हम लोग पहले दिन से लेकर अब तक जो है वो परसिस्टेंटली जो है ना हम उनके साथ स्टेट ऑफ उसमें हैं, डिस्प्यूट में हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। इसी तरह हमारे उनके साथ रोले हैं, हमारे तो सिर्फ एक उनके साथ बॉर्डर का इशू है ना, वो इंडिया जो है वो उसका खैर से नेपाल के साथ भी बॉर्डर का इशू है, उसका चाइना के साथ भी बॉर्डर का इशू है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको वो LOC कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो चाइना के साथ बॉर्डर उनका है जिसको आजकल डिस्प्यूट जिनके साथ बना हुआ है उसको वो LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। आजकल उसी पे आप लोग काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी सुन रहे होंगे, काफ़ी झड़पें वगैरह वहाँ पर हो रही हैं, जो गोलान वैली है उनकी, ठीक है। गोलान वैली लद्दाख का जो यस सर। इलाका है, ठीक है, वहाँ पे उनका बॉर्डर से रिलेटेड कोई ना कोई सर इशू। काइंडली इसकी पिक्चर्स शेयर कर दें। किसकी, गोलान वैली की? नहीं सर, ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स वाले की। ओके, अभी अभी फॉर्म सेंड करूँ? नहीं सर, लेक्चर के बाद कर दीजिएगा। सर लेक्चर के ड्यूरिंग अगर मिल जाती तो हम उधर से देख लेते सर। अच्छा मैं दिल को सेंड करता हूँ, एक मुझे फिर साथ में स्क्रीनशॉट्स लेने दो आपके। अच्छा तो गोलान वैली जो है ना वहाँ पे चाइना, आपको पता है कि बच्चा बता सकता है कि चाइना जो है वो कितनी कंट्रीज के साथ उसका बॉर्डर लगता है? एनी वन ऑफ यू? एक दो तीन के साथ सर। सर उनका नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, इंडिया के साथ और रशिया के साथ, और एक रियासत है वो ताजिकिस्तान है, इस तरह की एक रियासत है उसके साथ लगता है। बच्चों और चाइना, दूसरी तरफ से इसे सारा समंदर लगता है। चाइना और दुनिया का ताइवान वो वाहिद मुल्क है जिसके सर साथ 12 या 14 है। 16 है। गूगल से भी 16 गूगल से भी गलत सर्च करते हो? गूगल से नहीं सर्च किया, बुक पढ़ी, उस पे 14 लिखा हुआ। आई न्यू इट, मुझे मारते पता था। हैं। बच्चों जब कोई सवाल पूछता हूँ ना तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग फटाफट गूगल से चेक कर लें, वो आपको अपनी असेसमेंट होती है, जो अपना आया करे वो बता दिया करे। लेकिन 16 कंट्रीज के साथ जो है ना चाइना का बॉर्डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन स्टिल ये कोई रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बॉर्डर 16 कंट्रीज के साथ लगते हैं। और इंडिया जो है हम लोगों का तो सिर्फ एक आधे मुल्क के साथ बॉर्डर का इशू बनता है, ठीक है। इनका बॉर्डर का इशू
दो मुल्कों के साथ ऑलरेडी बना खड़ा है। अब ये जो आप लोगों को मैं अगर ये जो सिचुएशन करंटली चल रही है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, आप लोग देख रहे हो ना, जी सर, लद्दाख वाली। लद्दाख वाली, तो लद्दाख वाली। हाँ, तो इसमें अगर मैं आप लोगों को फिर मैंने कोई मूवी बताई ना, तो आप लोगों ने कहना कि सर जो है ना वो हर वक्त हमें मूवीज ही बताते रहते हैं। नहीं सर, बता नहीं दें। नहीं, बता दे सर, इट्स हेल्पफुल। तुम लोगों को बताते हुए भी मुझे डर लगता है कि बच्चे जो है ना वो आगे से इतराज ना करने के लिए। यार ये इसमें जो है ना आप लोगों को लद्दाख की इस बॉलीवुड तरह, बताया सर, बॉलीवुड। लद्दाख की, भाई बॉलीवुड की बता देता हूँ, और क्या याद करोगे। लद्दाख आप लोगों में से अक्सर बच्चों ने जो है ना वो 3 इडियट्स देखा थ्री होगा। इडियट्स में। उसमें जो उसमें जो एंड वाला जो सीन वो दिखाते हैं ना, जहाँ पे करीना कपूर और एयरप्लेन चला रहा था वो। अनिल, हाँ वो वो जहाँ सी पर, वाला सर। हाँ हाँ वो सीन ही है, वो लेक है बेसिकली। उस लेक का नाम जो है ना वो प्योंग करके है, प्योंग साई लेक। वो जो लेक है ना, वो वाला जो खास एरिया, वो अब इंडिया के कंट्रोल से निकल गया, वहां पे चाइना आ गया। वो जहाँ पर सही सही। उसका जो शूट हुआ जी था सर। ना, वो जो लेक है, उस लेक की जो एक्चुअल लेंथ है ना, वो पहाड़ों के ऊपर, वो जो रीजन है जहाँ पे सारी फाइट चल रही है आजकल की ना, ये सारा रीजन है अक्साई जी चीन जी का। सर। ठीक है, ये वाली जो वैली है, इस वैली को कहते हैं मैंने कौन सी वैली अभी आपको बताई थी यार, मेरे एक तो दिमाग से निकल जाती है। अदील मैं आपको ये उसके मैसेज भेज रहा हूँ, गलवान वैली है। ठीक है बच्चों, और गलवान वैली में जो अक्साई चीन का ना, अक्साई चीन का एरिया है। ठीक है, अब इसमें क्या पॉइंट्स हैं कि वहां पर जो है ना वो इंडिया जो है उसने इंक्रोचमेंट कर दी है, इंट्रूजन कर दी है चाइना ने इंडिया के इलाके में। ठीक है, वो एक लेक बेसिकली, वहां पे एक लेक भी पड़ती है। ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ 135 किलोमीटर है। ठीक है, और 5 किलोमीटर चौड़ी है और तकरीबन 130 किलोमीटर लंबी है। बड़ा खूबसूरत इलाका है। और तो वहां पर अब इनकी आजकल जंग ये चल रही है। जी जी, पूछो पूछो। सर इंक्रोचमेंट को होगा कि डिफेंस होगा इंक्रोचमेंट मेरे मुंह से, चाइना की तरफ से? इंक्रोचमेंट नहीं है, वो इंट्रूजन है। मतलब कि उन्होंने उनके जी जी। बॉर्डर को, उनके इंडिया का, और वहाँ ये बेसिकली इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका जो बॉर्डर है ना वो डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है, हमने मुख्तलिफ बॉर्डर जो है ना, हमने उनकी बाउंड्री लाइन बना के रखी होती है। ठीक है, आपको पता ना जो हमारा अफगानिस्तान के जी साथ बॉर्डर है, जिसको ड्यूरन लाइन बिल्कुल, वो बाहर लग रही जी है। जी सर, 1893 में जो खींची गई बॉर्डर थी। लाइन है वो। ठीक है, वो ड्यूरन लाइन है। जी सर, फिर वो किंग था उनका उस time पे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस तरह जो है ना, चाइना जो है और इंडिया का जो ये इलाका है ना, जिसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर क्या उन्होंने सबसे पहला जी ब्लंडर किया कि यहाँ पर उन्होंने कोई एक्चुअल लाइन खींची नहीं। ठीक है, अंदाजों की बेस पे, कुछ डायलॉग्स की बेस पे, ये बहुत पुराना वहाँ का जो महाराजा था, ये बेसिकली इसकी अगर हिस्ट्री अगर जाए ना, तो आप लोगों की बहुत ज्यादा कोई इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा कि यहाँ का जो राजा था ना, जो यहाँ का, उसने, वो कहता है कि जी मैंने इंडियन आर्मी के जिम्मे ये इस जगह की हिफाजत लगाई थी। ये जो डोगरा राजा था, ठीक है, उसका आगे से, क्योंकि इसके साथ कश्मीर भी लगता है, आपको पता है ना, लद्दाख के साथ। तो जी 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 डोगरा सर। डोगरा राजा का जो के पास जो बंदा था ना, जो उसके सारे इन मैटर्स को देखता था, या आप कह लो उसका असिस्टेंट टाइप, उसका नाम गलवान था। तो वो कहते हैं कि कुछ इस तरह करके इसकी स्टोरी है काफी। वो देखो तो उसने मतलब इंडियन आर्मी वाले कहते हैं कि जी ये जो जगह है ना, यहाँ के महाराजा ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये हमारी जिम्मेदारी लगाई थी, क्योंकि जब ये सारा केस शुरू हुआ था तब बेसिकली ये इंडियन आर्मी नहीं थी, तब ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। ठीक है, जब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तब भी जो आर्मी ने हिस्सा लिया था, क्योंकि ना तब इंडिया था ना तब पाकिस्तान था, टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता था। तो उसमें ये हुआ था कि ब्रिटिश की तरफ से पाकिस्तानी और इंडियन ये इकट्ठे ही लड़े थे अलायंसेस के खिलाफ, जो इनके खिलाफ बनी हुई थी। तो उसमें ये है कि ये जो जगह है ना, इसकी डिमार्केशन नहीं हुई। ठीक है, इसको अगर आम लफ्जों में आपको, तो इसको फिंगर लेक भी कहते हैं। इसके कुछ एरियाज को, वो इंसानी हाथ के जो नकल्स होते हैं ना, वो उसके तरह होते हैं। बस फड्डा मैं आपको बता दूं, फड्डा इस तरह है कि टोटल कहते हैं कि जी 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 8 उंगलियां हैं या 8 नकल्स हैं।
उसमें से 2 जो नकल्स है ना वहां तक जो है वो इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है। 8वें नकल पे जो था वो चाइना पहले बैठा हुआ था। इंडिया कहता था कि हम लोगों का जो इलाका है ना, जो हम लोगों का बॉर्डर है वो 8वें हिस्से तक है, मतलब 1 से लेकर शुरू होकर 8वें हिस्से तक 1 2 3 4 पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो जो 8वीं पहाड़ी है, जो 8वां हिस्सा है ना, उसके ऊपर इंडियन आर्मी कहती थी कि जी हम लोगों का कंट्रोल यहाँ तक है। लेकिन चाइनीज ने क्या काम किया है, वो 8वीं से 7वीं पे आए, फिर 6ठी पे आए, फिर 5वीं पे आए, फिर 4थी पे इंडियन आर्मी थी, वहां से भी उनको पीछे करके वो दूसरी पे आके बैठ गए हैं, ठीक है। अब वो इंडियन आर्मी कहती है कि जी हमारा जो हदूद है वो 8वीं तक है। चाइनीज जो है वो कहते हैं जी आपकी जो हदूद है वो दूसरी तक है, इससे हमने आपको आगे नहीं आने देना। और सिर्फ इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कोई पक्के जुराया नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड जर्नैल करनैल हैं उनकी अगर आप असेसमेंट देखो तो वो कहते हैं कि सिर्फ अक्साई चीन के रीजन को सिक्योर करने के लिए ना चाइना ने 4 से 5 हज़ार सोल्जर, जो एक्टिव सोल्जर है, वहां पर भिजवा दिया है इस टाइम। और वहां पे मतलब खूब इनको इंडियंस को जो है वो छितर पड़ रहे हैं वहां पे। और ये आपको बता दूं कि इस छेड़छाड़ का पाकिस्तान के कारगिल के साथ क्या ताल्लुक है कि 1999 में जब इंडिया ने कारगिल का हमारे साथ इशू शुरू किया ना, ठीक है, तो कहानी ऐसे बनी थी कि कारगिल वो लोग वहां पे चिड़ियाघर बना रहे थे लद्दाख के इलाके में, ठीक है। वो लोग अपनी दूसरी फजूल हरकतों में मशगूल थे, उनको पता नहीं था कि हम लोग जो है वो अंदर खाते कारगिल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जब उनको पता लगा फिर उन्होंने अपनी सारी रीइंफोर्समेंट जो है वो कारगिल पे लगा दी। और जब उन्होंने कारगिल पे रीइंफोर्समेंट लगाई ना, तो उन्होंने अक्साई चीन का जो एरिया है, ठीक है, जो कि 1962 में भी जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी तभी भी इनसे इसी लेक के थ्रू, प्योंग लेक के जरिए हमला हुआ था, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कारगिल पे अपनी रीइंफोर्समेंट भेज दी, ये एरिया हो गया खाली। और उस खाली एरिया से को उन्होंने तब वहां पर अपनी पोस्टें बनाना शुरू कर दी, उस एरिया को मजबूत करना शुरू कर दिया। तो इसकी अगर आप कभी देखें ना, तो जो चाइना को इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग यहाँ पे कैसे मिल गई है, वो हालांकि शुरू से उनको पता था ये एरिया डिस्प्यूटेड है, उनकी झड़पें चलती होती थी। और मतलब कि इतना ये ऐसा दुनिया का वाहिद बॉर्डर है कि यहाँ पर देखने वाला देयर इज नो स्पेक्टेटर, ठीक है। लेकिन उनकी आपस में जो झड़पें हो रही होती है ना, वो आई बॉल टू आई बॉल हो रही होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल या फेसबुक के ऊपर वो क्लिप्स भी बने हुए हैं जिसमें वो एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आप लोग हमारे बॉर्डर में हैं। और बड़ी गुस्सा होता है, लेकिन एक दूसरे को इज्जत के साथ बुला रहे होते हैं कि आप लोग हमारे बॉर्डर में, आप लोग हमारे बॉर्डर से निकल जाए। आप लोगों ने देखे हैं कभी क्लिप वगैरह? यस सर, जी सर, जी देखें सर, देखें। जी। तो ये बेसिकली जो है ना छोटा सा इनका बॉर्डर का इशू है। लेकिन चाइना जो है ना उसने अब इस दफा सोच लिया है कि मैंने ये जो एरिया है ना, ये इनसे मैंने एरिया लेके जाना है। अब अल्लाह बेहतर जाने ये चाइना एकदम इस तरह क्यों कर, इंडिया कह रहा है कि हम लोग हिट बैक करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने इतने पावरफुल हैं। तो इसको लेके बच्चों अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग जो सेम इस बॉर्डर के ऊपर जो हरकतें हो रही है ना और जो ऐसा होता है वहां पे, ठीक है, उसमें एक इंडियन मूवी है, ये बॉलीवुड की मूवी है, उस मूवी का नाम है पलटन, ठीक है। पलटून इंग्लिश में कह लो या उर्दू में पलटन कह लो, ठीक है। वो पलटन मूवी है, वो टोटल ये लद्दाख के स्काई चीन एरिया जो है ना उसके ऊपर बनी हुई है कि वहां पर ये कैसे फेस टू फेस एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। हाँ जी, कुछ और तो नहीं इस मैटर से रिलेटेड पूछना, क्योंकि ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, तो हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप लोग इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट में इंटरनेशनल लॉ है और ये इससे रिलेटेड अब ये सारों को समझ में तो आ गया होगा कि ये एक्साइजन रीजन में इंडिया और चाइना की क्या झड़प चल रही है और किस बात पे चल रही है, पता लग गया आप लोगों को? जी 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 सर। जी सर। सर ये ज्यूरिस्डिक्शन पहले तय नहीं हुई होती कि ये इस कंट्री की हैं, ये इस कंट्री की हैं। बिल्कुल सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तो चाइना ने बाय फोर्स कैसे वो उन चीजों पे कब्जा कर लिया? अगर ये बात है तो फिर जो लद्दाख है वो बेसिकली इंडिया की प्रॉपर्टी है या इंडिया उसमें होता? बच्चे ये पता क्या है, एजेंट है सर। ये ऐसे है कि मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले भी इसमें बताया कि ये जो एरिया है ना ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं था,
ठीक है। इसकी जो बाउंड्री लाइन थी ना, और वो एरिया भी पहाड़ी इलाका है वो, ठीक है, जिस तरह के हमारा अफगानिस्तान का और हमारा जो एरिया है, जी ठीक सर, है, ठीक वो ठीक सर। पोरस एरिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी ना किसी तरीके से किया हुआ। इस एरिया का सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ। रिटर्न एग्रीमेंट जब नहीं हुआ होता ना, तो इसमें होता है दोनों मुल्कों के अंदर चोर होता है। जब आपको पता ना किसी चीज के दो दावेदार हो जाए ना, तो एक दावेदार जी हमेशा जी सर झूठा जी। होता है, ठीक है। लेकिन जोर दोनों तरफ से इक्वली लोग लगा रहे होते हैं। अब इससे इसका क्या मसला हुआ है कि यहाँ के जो महाराजा वगैरह थे ना, ठीक है, किसी के पास कोई कुछ है ही नहीं, बस चंद किताबें कुछ लिखी हुई हैं पुरानी, ठीक है, उसकी बेस पर वो कहते हैं कि जी यहाँ के जो महाराजा हैं और यहाँ की जो ब्रिटिश आर्मी है, वो इस जगह की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दे के गई थी, ठीक है। वो चाइना वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो इलाका ही हमारा है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये कुछ बीच में चंद किलोमीटर का एरिया है, जिसको ये दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस चंद किलोमीटर के लिए आप लोग सोच रहे हो कि इतनी लड़ाई क्यों, इतनी झड़पें क्यों, ठीक है। एरिया तो दोनों का अनस्पेसिफाइड है। मतलब चाइना भी कहता है उनके पास भी कोई प्रॉपर सबूत नहीं है, इंडिया जी भी जी उनके पास भी कोई प्रॉपर सबूत नहीं है। ये इसलिए कि आप चंद किलोमीटर भी दुश्मन के इलाके में घुस के अंदर आ जाओ ना, अगर वो कर लो, इंट्रूजन कर लो, तो कुछ ना कुछ ऊंची चोटियां आपको मिल जाती हैं। आप डायरेक्टली जो है ना उनके सिविलियन इलाके के ऊपर हमला कर सकते हो। हमारे जो मिसाइल होते हैं, मोर्टल गोले होते हैं, तो ये इसलिए इतनी हो रही होती है। एक तो पहले नंबर पे तो ये कहते हैं जी ये हमारी सोवरेनिटी को इन्होंने हिट किया है, हम लोगों के मुल्क की हद के अंदर ये दाखिल हुए हैं। हालांकि वहाँ पे कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं, वहाँ पे वो इमेजिनरी लाइन उन्होंने बनाई हुई है। जो उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है आपस में, वर्बल एग्रीमेंट हुआ हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट कोई नहीं है, वर्बल एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि जी ये हमारा इलाका है, ठीक है। यार ये जब आप देखोगे ना मूवी, मैंने आपको पलटन बताई है, तो आप लोग परेशान रह जाओगे कि वहाँ पे काम क्या हो रहे होते हैं। मतलब आए दिन जो है ना, वो चंद चंद मीटरों के फासले पे वो फौजी आके खड़े हो रहे होते हैं, तो एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि जी इनको स्ट्रेटेजिकली जो है ना, वो इनका अपर हैंड मिल जाए। जब आप किसी ऊंचे इलाके में पहुंच जाते हो ना, तो दुश्मन का इलाका नीचे हो जाता है, तो वहां से बड़े आराम से आप लोग हिटिंग कर सकते हो, गोलियां बम वगैरह वहां से मार सकते हो। सेम इसी तरह ही जब पाकिस्तान में भी एक रूट ऐसा था कि जो जहाँ से वहां पर ना वो बनने वाला था, अल्लाह आपका भला करे, एक लंबी सड़क बनने वाली थी। तो वो जो सड़क थी ना, वो ये कारगिल एरिया में मैं आपको बता रहा हूँ, वो सड़क ऐसी थी कि वो इंडियन आर्मी बनने नहीं देती थी, ठीक है। सड़क बनाने का बॉर्डर के पास मतलब आपको पता क्या होता है कि जब कभी जंग छिड़ जाए, तो सबसे पहले फौरन जो है ना किसी तरीके से दौड़ के आप अपना लॉजिस्टिक्स जो है, आप अपने असला जो है, अपने वेपन जो है, आप किसी तरीके से उस एरिया में आपने पहुंचाने होते हैं। और वो आप कैसे पहुंचाते हो, अगर आपके रोड बने होंगे, अगर आपका रोड, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, तो आप फॉरेन डिफेंस के लिए अपनी रीइंफोर्समेंट भेजोगे, ठीक है। अब ये चाइना क्या कर रहा है, चाइना को जब मौका मिलता है ना, जितने एरिया में चाइना कब्जा करता है वहां पे फटाफट सड़क बना देता है। क्यों? उसको पता है कि कल को अगर जंग छिड़ गई ना, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो है वो बाय एयर नहीं अगर पहुंची, तो हम इस तरह पहुंचा देंगे। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी मोटी झटकों की वजह चंद किलोमीटर पे इस तरह होती है कि आप महज 4 या 5 किलोमीटर भी दुश्मन के इलाके में अंदर आ गए हो ना, हमने तो यही हिसाब रखा होता ना कि यार ये बॉर्डर है, बॉर्डर से इतने फासले पे हमने अपनी आबादी बनाना शुरू कर देनी है, ठीक है। जब दुश्मन 5, 6, 10, 20 किलोमीटर अंदर आ जाएगा, इंट्रूजन कर लेगा, ठीक है, तो जाहिर बात है वो इलाके जो है वो वल्नरेबल हो जाएंगे, दुश्मन की रेंज के अंदर आ जाएंगे। अब हम लोगों का क्या, एक सड़क थी जिसपे हमने अपना सामान लाना छोड़ना होता था, तो इंडियन आर्मी क्या करती थी, वो कारगिल के ऊपर से चढ़ के ना उस जगह के ऊपर बम्बार्टमेंट कर देती होती थी, ठीक है। कोई फौजी भी वहां से गुजरा होता था, मतलब कि कई बार ऐसे हुआ है कि सिविलियन बसें गुजर रही होती थी, तो वो उसके ऊपर वो अटैक करते थे, वो जाकर नीचे समुद्र के अंदर गिर जाती थी, ठीक है। अब उसमें ये चीज हुई कि पाकिस्तानी कोई जर्नैल साहब थे, उन्होंने कहा जी मैंने इस मामले का हल निकालना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने मतलब महज 2 या 3 या 4 किलोमीटर के फासले पे इंडियन बॉर्डर शुरू हो रहा था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर हैवी रीइंफोर्समेंट भेज के, हैवी कवरिंग भेज के जो है ना, इन्होंने कहा जी हम बंदा कोई नहीं मरने देते, जो दीवार बनाएगा हमने उस दीवार को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और इन्होंने उस जगह को जो है ना, वहां पे बहुत ऊंची दीवार खड़ी की, ठीक है, कि जो सड़क नीचे जा रही है ना, उसके ऊपर किसी किस्म की गोलीबारी ना हो। अब वहां पे ये है कि वो दीवार बन गई हुई है, ठीक है। सेम आप लोगों में से अगर किसी ने कोई इसराइल का कभी अगर अंदर से देखा हो ना मैप, या कभी से इसराइल को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उन लोगों ने इंटरनेशनल
जो एग्रीमेंट्स है ना उनको डिसोबे करते हुए उन्होंने अपने पूरी एक सिटी के अंदर जो है ना बहुत ऊंची ऊंची वॉल्स खड़ी की हुई हैं, उसको किला बनाया हुआ है। कभी आप लोगों ने किसी ने देखा कि उनका जो अंदर अंदर का वाला हिस्सा है वो इतनी बड़ी और ऊंची दीवारें हैं कि जैसे वो पूरा किला होता है, पूरा उसको कवर किया हुआ है। हेलो जी सर। नहीं सर, नहीं देखा। चलो आप लोग कभी देखना कि अगर, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लॉ के हम सब्जेक्ट को पढ़े हैं, तो आप लोग कभी देखना कि उनका जो इंटरनल सिटी एक है ना, मेरे जहन में उसका नाम भी नहीं आ रहा, उस सिटी को जो है ना उन्होंने इतना ऊंचा प्रोटेक्ट किया हुआ है ना कि वहां पर कम से कम कोई इंसान जो है ना वो दीवार नहीं चढ़ सकता। वो ऐसा ही पूरे का पूरा शहर, वो पूरे का पूरा इलाका ऐसे है कि जैसे शाही किले की दीवारें होती हैं। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि ये जो डिमार्केशन नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुई, ठीक है। और ये इस वजह से इनकी झड़पें चल रही हैं और सारा ये वाला सिनेरियो इनका इस तरह का है। इनका जी सर। नेपाल के साथ भी इशू जी चल जी। रहा है और बड़ा ये वहाँ के लोगों को भी बड़ा हिट कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी आए दिन ये शरारत करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ना कि हम लोगों के ये पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे इस तरह पड़े हुए हैं कि एक तरफ से ये बलोचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है, क्योंकि कश्मीर के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान है आपका, तो एक आपका हेड है, एक आपकी टेल है पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो अगर खुदा ना खास्ता ये कोई हरकत करते काम दिखाते हैं अपना गिलगित बल्तिस्तान को, ये आए दिन आपने देखा है कि ये पिछले दिनों भी इन्होंने हरकत की हुई थी कि ये अपने न्यूज चैनल पर जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान का मौसम का वो दिखा रहे थे हाल। यस सर, हुंजा का भी और गिलगित का भी वो सारे दिखा रहे थे। हाँ, उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि जी ये तो इलाके हमारे हैं, हम अगर इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं तो, और हम इंडिया के मौसमों का हाल बता रहे हैं, तो हमने इनका भी बताना है, क्योंकि ये इलाके कभी ना कभी हमारी पकड़ में, हमारी पहुंच में आएंगे, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान, यस ठीक सर। है, और आपका कश्मीर, ठीक है, कश्मीर आज़ाद। अब ये है कि हम लोगों का एक अच्छी चीज़ है कि हम लोगों के गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग और जो कश्मीर वाले लोग हैं, ठीक है, हम लोगों के, इनके साथ हम लोगों का रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये वो इलाके के आपके लिए नो गो एरियाज तो नहीं है ना। अगर कभी कश्मीर के इशू को भी लेके कोई बात उठती है, कोई रेफरेंडम होता है, कभी कोई इस तरह की चीज़ होती है कोई इसके हल के लिए, तो इंडिया के हाथ से कश्मीर जाना ही जाना है। वो इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ वो एट्रोसिटीज कमिट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों पे जुल्म सितम के जो है वो पहाड़ तोड़ रहे हैं, और वो फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है ना वो वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, ठीक है, हम लोगों ने कश्मीरियों को अलहदा स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पे कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी पुलिस जो है वो किसी किस्म की ज्यादती करती है। उसकी वजह ये, क्योंकि हम लोग जब भी जाएं गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा वगैरह, हम जब भी जाए ना हम सारे का सारा वहाँ पे घूम फिर के आते हैं। हमें कभी किसी जगह आर्मी ने यहाँ पे नहीं रोका, इवन कि हम पाक चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, ठीक है, वो जो बॉर्डर है वहाँ यस तक, सर, वहाँ बिल्कुल। वहाँ तक जाते हैं। हमें कभी किसी ने नहीं रोका कि जी आप इस एरिया में नहीं जा सकते, ये एरिया नो गो है या कुछ इस तरह का। लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, वो ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे आप सारा कुछ छोड़ दो, मतलब आप आम बंदे को तो भूल ही जाओ ना कि वो इजीली वहाँ पे घूम सकता है। वहाँ पर जो अपने वहाँ के अपोजिशन लीडर जो है ना, अभी ये पिछले दिनों राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी कह रहा हूँ, हाँ, ये राहुल जो है ये वहाँ पर गया है, ठीक है। इसने कहा जी मैं, कहते हैं कि इनको वहाँ पर जाके एयरपोर्ट से नहीं उन्होंने निकलने दिया। जी जब जी सर, इसे ही कर ये बाय एयर वहाँ पे गए हॉस्टल हैं, का लिया। हाँ, यस सर। और इनको वहीं से इनको वापस भेज दिया गया। क्यों? उसकी वजह ये, क्योंकि ये चाहते नहीं है। और आप यहाँ से देखना कि ये हम लोग जो हैं, क्योंकि ये मैटर जो है ना ये ऐसे ही रहना है, इसका फैसला कभी नहीं होना कश्मीर का और इंडिया का जो है ना, ये वाला मैटर ऐसे ही रहना है, ठीक है। जब जब ये मैटर छिड़ना है या इस मैटर में थोड़ी सी हलचल शुरू होनी है ना, तो झड़पें शुरू हो जानी है और जंग लग जानी है। पाकिस्तान आप लोगों को पता है पहले ही 1948 की, ठीक है, और 1999 की और 1965 की, ठीक है। ये तीनों जंगें जो है ना वो पाकिस्तान पहले ही कश्मीर की खातिर कर चुका है। अब 1948 की जंग का तो आपको पता है, 1965 की जंग आप लोगों को पता है कि इंडिया ने क्यों हमारी तरफ पेशकदमी शुरू कर दी? आप में से कोई बच्चा है जो ऑपरेशन जिब्राल्टर को जानता है?
ऑपरेशन जिब्राल्टर। जी सर, जी और सर। मियां साहब के अलावा नाम सुना हुआ है सर, अभी ज़हन में नहीं आ रहा। चाहिए। अब ये मियां साहब बताएं इन्हें ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में। सर जब ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था ना, इसमें 48 घंटे का वक्फा दिया गया था जब इसने चढ़ाई की है पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर्स पे, क्योंकि वहां पे इन्होंने कमान चेंज की थी। एक जनरल साहब थे, वो उनसे लेके इन्होंने जो जनरल यही है ना, उन्हें कमांड सुपुर्द की गई थी और उन्हें वहां से हटा दिया गया था कि आपने वहां 48 घंटे का गैप आने की वजह से इसने अब, क्योंकि ये वहां पे एक इलाका है दरिया तवी इस तरह का है सर, तो वहां तक हमारी जो फौजें हैं पहुंच चुकी थी। एक और पुल था जिसकी वजह से उसे काटना था। अगला जो इनका हदफ था वो पुल तोड़ना था। लेकिन यहाँ से हेडक्वार्टर से इन्हें इतला गई कि आपको आपसे कमान ले ली गई है और जनरल यहिया को दे दी गई। जनरल यहिया ने 48 घंटे बाद वहां पे जाके चार्ज संभाला, जिसकी वजह से वो इलाका हम हमारी जो फौजें हैं वो आगे नहीं जा सकी। सर ये जो उस वक्त के जनरल थे उन पे ये इल्जाम था कि ये कादियानी है, तो इसलिए उनसे लिया गया था। तो ये हेलीकॉप्टर के ऊपर जा रहे होते थे और हर मोर्चे पे जाके उन्हें कमान देते थे कि आपने ये इस तरह फौज को आगे डाइवर्ट करें। और इंडिया का जो जनरल थे उन्होंने कहा था कि जो बंदा इसके हेलीकॉप्टर को हिट करेगा ना, उसे वहां पे हम $1 बिलियन जो है ना उसे इनाम दिया जाएगा। ओके जो इनके जनरल साहब का सर ये। जी ओके। सर, मियां सर ये साहब। तहरीक का बकायदा हिस्सा है। ओके ओके। अच्छा जी जी सर। मियां साहब ने जी बच्चों काफी अच्छे तरीके से इसको एलैबोरेट कर दिया है। सर लेकिन हमारी फौजें काफी इनके दो तीन शहर क्रॉस कर चुकी थी। जो हाँ मेन हदफ था वो मेन हदफ से पहले ही रोक दिया गया था। हाँ ठीक है। अब ये सारा जो मियां साहब की जो बात का जो क्रक्स है ना वो ये है कि ये जो ऑपरेशन शुरू किया था ये कश्मीर को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए शुरू किया था। मियां साहब ने सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि जी इस तरह वहाँ पे ये हुआ, कमांड चेंज हुई और इस तरीके से। तो 1965 जो थी ना, इसके बारे में कहा जाता है कि जी हम लोगों ने एक कोड नेम दिया था जिसको जिब्राल्टर का हम लोग कोड नेम देते हैं। और उसका पस मंजर ये था कि किसी तरीके से जो है ना वो कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाए, क्योंकि तब पाकिस्तान जो था वो काफ़ी एक हाई स्पिरिट्स के अंदर था। ठीक है। और हमें था कि 1971 का भी इंसिडेंट भी नहीं हुआ था। तो हम कहते थे कि किसी तरीके से क्यों, उसकी वजह ये थी कि 1962 में जो इंडिया था ना उसकी ताज़ा चाइना से छित्रौल हुई थी और बड़ी हैवी ठीक ठाक किस्म के उसको छित्र पड़े थे। तो हम लोगों की सोच थी कि अभी चूंकि चाइना जो है वो इंडिया जो है वो जख्म खोरदा एक बंदा है, तो इस पे अभी हमला किया जाएगा ना तो हम किसी तरीके से कश्मीर को कर सकते हैं। हमने थोड़ी बहुत री थोड़ा बहुत मुजाहिदीन के जरिए या मतलब जो भी चीज़ें हमने कश्मीर में इन दिनों में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की थी कि हम वहाँ पर किसी तरीके से ना अंदर चले जाएं। तो उस मौके पे ये वाली फिर जो जंग थी वो शुरू हुई। फिर इंडिया ने पूरे का पूरा ही हम पे हमला कर दिया। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक दुनिया ने इतनी बड़ी टैंक की जंग नहीं देखी थी कि इंडिया ने हम पे ऐसे हमला किया था कि जैसे उनकी कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम पे पाँव आ जाना। ठीक है वो। जैसे हमने पैसे देने होंगे। हाँ ये भी तुम कह सकते हो जैसे जैसे बनता है। और वो उस दौर में वो लोग कहते हैं कि इस तरह टैंक दूर से आते नजर आते थे जैसे ऐसा लगता था कि कोई लोहे की दीवार जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है। वो लोहे की दीवार पाकिस्तान की तरफ बढ़ती ऐसे नजर आ रही होती थी कि 500 से ऊपर टैंक थे जिन्होंने इस वॉर के अंदर हिस्सा लिया। और इन्हीं दिनों में आपको पता है सियालकोट के जो लोग हैं उनको हिलाले इस्तिकलाल दिया गया था। मुझे आपको कोई बच्चा बता सकता है कि जी सियालकोट के लोगों को हिलाले इस्तिकलाल क्यों दिया गया 1965 की वॉर में? सर वो टैंकों के आगे लेट गए थे आके। वेरी गुड। ये किसने बताया? ये 5003 5003 आज भी तुमने मुझे टोका। सर जी आपने पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादती की है सर। तुम आज मुझे बर्थडे सर इसकी। अगर अगर सर आज मैं सर अगर मैं आज ना मुझे सर मैं तुम गाँव मुझे टोकते तो मैं तुम्हें सर फिर आज एक में मिनट निकाल सर देता। मेरी
सर मेरी अर्ज तो सुने सर। सर मेरे गांव में सिग्नल नहीं आते, मैं और नेट भी नहीं है मेरे पे, दोस्त की तरफ जाके तो लेक्चर भास्कर लेने मैं रो जाता हूँ पड़ूंगा, और आपने मुझे भास्कर पिछले भाई, भास्कर मैं रो पड़ूंगा। सर अच्छा आपने सर मुझे एक लेक्चर में बाहर निकाल दिया सर, मैं डिप्रेशन में जाने लगा था सर। भाई, मैं आपको तो मेरे आंसू निकलने लगे, मैं वो टिश्यू पेपर ही लेने वो तो लगा सर हूँ। सुशांत सिंह वाला केस आ गया तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैं क्या, उसने तो जिंदगी देख ली है, मैं तो देखी भी कुछ नहीं, मैं क्यों मैं जाऊं डिप्रेशन। भाई मेरी बात सुनो, बहुत दुख है आपकी कहानी में। ये जो चीजें है ना, इसकी कोशिश अगर अधूरी रह जाए ना अगर, तो पुलिस भी उठा के ले जाती होती है, ये भी मैं बता दूं। सर इसीलिए ना फुल ट्राई के साथ करना चाहिए ना जब करे बंदा। अल्लाह माफ करे यार, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और बस ये जो चीज़ है ना, इसको मजाक में भी नहीं लेना चाहिए। बच्चों, तुम लोग ना एक मजाक जो है ना वो कहाँ से कहाँ ले जाते हो। अच्छा बिल्कुल चलो सर। बच्चों, ठीक है लेकिन आज का। सर पिछले लेक्चर में सर जाती हुई है देखें, बड़ी मेहनत से लेक्चर लेते हैं सुबह उठ के और इंटरनेट अरेंज करके सर। यार तुम यकीन करो, तुम्हें मैंने निकाला ना, उसके बाद मैं खुद बड़ी देर तक रोता रहा हूँ। मुझे काफी देर लगी, काफी देर बाद मुझे उत्साह आया था। ठीक है हाय सर ये अच्छा क्या बच्चों, बात कर रहे हैं सर, मेरा अच्छा दिल कर रहा है तो ऑनलाइन क्लास हो रही है सर, ये अगर लाइव हो रही होती ना सर, इधर बड़ा इमोशनल सीन देखना था क्लास भाई में। मेहरबानी, भाई मेहरबानी। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने डिस्कशन तो करनी थी पीसफुल सेटलमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमने आज का जो सारा लेक्चर है ना, हमने इंडिया चाइना टेंशन और ये बॉर्डर एस्केलेशन पे कर लिया। पता नहीं, आप शायद अक्सर कहें कि जी सर ने पूरा लेक्चर इस पे दे दिया, लेकिन मुझे लगता था कि ये इशू आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जी क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है, फिर अब हम इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सबको खुदा हाफिज़, ठीक है, क्योंकि मैंने वो लेक्चर इस लिहाज से शुरू किया था आज। ठीक है बच्चों, ओके सर। थैंक यू सर। चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।